क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका स्वागत। अब हम मन को भी समझ गए और रिश्तों को भी एक नई नज़र से देख रहे हैं। अगर हम शादी की बात करें तो बहुत सी बातें हमने अपनी पिछली कड़ियों में की हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी मन से जुड़ा है और मन की बहुत सी गांठें उसमें पड़ती जाती हैं, और वो बात है डोमेस्टिक वायलेंस की। यानी कि जब शादी जैसे पवित्र रिश्ते में फ़िज़िकल मारपीट हो जाती है और कई बार इमोशनल एब्यूज़ भी होता है, तब क्या किया जाए, क्यों होता है ये सब कुछ और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, आज साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं इंटरनेशनली रिनोन्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, और हमारे साथ हैं सुमन नलवा जी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर अवधेश, बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि अगर हम देखें तो शादी में मारपीट अगर होने लग जाए, फिज़िकली अगर एब्यूज़ शुरू हो जाए, क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत करनी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये आएगा कि जब तक बहुत ज़्यादा बात ना बढ़ जाए तब तक उसे ऐसे मंचों पर लाना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है। एक थप्पड़ रोज़, एक थप्पड़ साल में, या एक थप्पड़ पूरी ज़िंदगी में। डोमेस्टिक वायलेंस एक छोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ी छुपी समस्या है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 40 से 50% शादियों में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस होती है। स्पेशली अगर हम इमोशनल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड फिज़िकल अब्यूज़ तीनों को साथ में लेके चलें। इमोशनल अब्यूज़ कभी कभार गाली देना या उनकी भावनाओं को दबा के रखना, या कभी कभी उन्हें इस तरह से दूसरों के सामने, बच्चों के सामने, या उन्हें कम दिखाने की कोशिश करना। फिज़िकल अब्यूज़, हाथ मरोड़ देना, थप्पड़ मार देना, धक्का दे देना, या अगर वो बीमार हैं तो उनकी मदद ना करना, ये सब फिज़िकल अब्यूज़ में आता है। एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल अब्यूज़ कि कहीं ना कहीं उनके साथ, जैसे कि रेप कहा जाता है जब बाहर होता है, लेकिन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेप इन मैरिज, जिसका मतलब है कि अगर एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है फिर भी उसका पार्टनर उसके साथ फोर्सिबली सेक्स करता है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंसिडेंसेस हैं, अगर वो शेयर होते हैं तो क्या ये आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि वो सेपरेशन को ही लीड करता है, वो बदनामी को ही लीड करता है, या वो सॉल्यूशंस देता है अगर ये आप तक पहुंचता है? आई थिंक जब भी कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आता है तो उसमें एक टाइप का अब्यूज़ नहीं होता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इट इज़ क्लबिंग ऑफ ऑल द अब्यूजेस। उसमें फाइनेंशियल अब्यूज़ भी मैं ऐड करूँगी, बिकॉज अभी बहुत सी महिलाएं हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट। जब काम करती हैं तो कहीं पर फाइनेंशियल अब्यूज़ भी इसमें काफ़ी हद तक जुड़ा होता है। हमारे पास आते हैं तब काफ़ी देर के बाद आते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, जब तक उनकी सहनशीलता है तब तक वो उसको सहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सेपरेशन हो। अभी हमारी यूनिट में ही हमने काउंसलिंग यूनिट एक शुरू की हुई है। हमारे पास ट्रेंड सोशल वर्कर्स हैं जो काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं उनका राइट का, सेइंग नो टू वायलेंस ऑल्सो। हमारा ये नहीं है कि आपने रहना है इकट्ठे ही रहिए। इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग कि वायलेंस है आपके साथ, आपके उसमें आपके पास क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप क्या क्या ऑप्शंस ट्राई आउट कर सकती हैं। उसके साथ जैसे इंडियन सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि इट्स नॉट जस्ट द स्पाउस, पूरा परिवार के साथ होती है शादी। सो और फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल रहता है, तो फैमिली की काउंसलिंग करना, या जहाँ पर कंप्लेनेंट रह रही है उसके घर विज़िट करके वहाँ उसका सिनेरियो देख के, समझ के वहाँ पर उसकी काउंसलिंग करना, और एक सोशल सपोर्ट एक खड़ी करना, वो भी ये रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं। सो कई बार इससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं जब हस्बैंड को समझ आता है या फैमिली को समझ आता है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर,
क्या उनका भी, क्योंकि सोशलाइजेशन ऐसा हुआ था, उनको लगता नहीं है कि ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको भी ये समझाना कि ये गलत है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। सो वो रोल भी हम कर रहे हैं, बट इफ़ दैट डजंट वर्क, ऑफ कोर्स देन इट लीड्स टू ब्रेकअप। हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को झेला और उसे सफ़र किया, तो हमारे साथ वो शख्सियत हैं। मेरी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। 2 साल मेरी शादी में गुजरे एंड मुझे 5-6 महीने हुए हैं मैं अपने हस्बैंड को छोड़ आई हूँ। उसकी वजह ये रही है कि मैंने काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस करा था इस दौरान। हर बारी जब मुझे वो मारते थे या गाली देते थे, उसके बाद आके मुझसे माफ़ी मांगते थे, पैर भी पड़ते थे। फिर उसके बाद रोते थे ज़ोर ज़ोर से मेरे सामने। मेरी मदर इन लॉ भी इस तरह की चीज़ मेरे साथ करती थी। फिर उसके बाद मुझे तरस आ जाता था उन पर कि मुझे यहाँ तक कि बोलते थे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी मदद करो, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम नहीं मेरी मदद करोगी तो कौन करेगा। बाद में तो उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे सिर पे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनको बोलती थी कि मैं पुलिस में आपको रिपोर्ट कर दूँगी। तो फिर उन्होंने इस तरह मारना शुरू करा कि मेरे को निशान नहीं रह जाते थे। मेरे सिर पे मारते थे, ऐसी जगह मारते थे कि जो दिखे ना बाहर किसी को। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर थी कि महीनों तक मुझे याद है कि मैं ऑफ़िस में बैठती थी, जाती थी, मैंने कोने की सीट ली हुई थी ऑफ़िस में ताकि मुझे कोई देख ना पाए। मेरे आंसू बहते रहते थे और मैं काम करती रहती थी। कितने महीनों ये मेरे साथ हुआ है। पर फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं। वहाँ पर मैं इंडिया से बाहर थी उस वक्त, मैंने किसी को बताया नहीं वहाँ पर, क्योंकि एक बात है कि ऐसे मामलों में बहुत कम लोग आपकी मदद कर सकते हैं और करना चाहते हैं। एक ये जो एस्पेक्ट आया कि मारा पीटा और उसके बाद माफ़ी मांगी, वायलेंस के बाद ये ज़रूर होता है उसको वापस लाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिग्रेट है। तो जो कर रहा है वायलेंस, अगर हम उसके मन की बात देखें तो क्या वो अपने आपे में नहीं रहता? क्या ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हर लेवल की है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। इसके लिए पर्सनालिटी में कई बार लोगों में वायलेंस एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, दूसरे व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा, और अगर वो ना चले तो फिर उसे वायलेंस के द्वारा कंट्रोल करने की इच्छा। और कई बार ये सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं होता, परिवार में होता है। पूरे परिवार वाले उसका एक हिस्सा होते हैं। उसी के साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने बचपन में वायलेंस देखी है तो वो बाद में जाकर भी वायलेंस अपनी ज़िंदगी में करेगा। उसी के साथ साथ कई लोग जो अपनी ज़िंदगी में किसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दूसरे पे निकालने की कोशिश करते हैं, और परिवार में आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली महिला के ऊपर ज़ोर चलता है और इसलिए वो करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से भी ऐसा उस समय उनका कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो विक्टिम है वो इसके बारे में किसी और को नहीं कहते, तो वो उन दोनों के बीच में ही ये चलती रहती है। और क्योंकि फिर वो बाद में कभी तो जानबूझ के दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और कुछ देर के लिए उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया, या वो सचमुच कुछ देर के लिए अपना संतुलन खो बैठते हैं और उसके बाद उसे रिग्रेट करते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में जो विक्टिम है यानी जो वाइफ है वो महसूस करती है कि उनके पति तो शायद इतने ख़राब नहीं है, उनकी मदद करनी चाहिए, और फिर वो दोनों के बीच में ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली कई बार सालों तक चलता है। कई बार जो वाइफ है उसे लगता है कि वो उतना उनके लिए नहीं कर रही जिस वजह से वो उन्हें मारते या पीटते हैं, और अगर वो और कुछ करेगी, उनकी बात मान लेगी या उन्हें गुस्सा नहीं दिलाएगी या खाना अच्छा पकाएगी, जो भी कारण दिए जाते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में इस चीज़ की स्ट्रीक है, अगर वो दूसरे पर हाथ उठा के उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ भी किया जाए वो चीज़ नहीं बदलेगी जब तक
वो खुद ना बदलने की कोशिश करें या उनकी वाइफ उनको बदलने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि उनका बदलना ज़रूरी है। जी। जो वायलेंट हो रहे हैं उन्हें ही बदलना पड़ेगा, बाकी सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। सुमन जी, आप रोज़ डील कर रही हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? वाइफ को क्या करना चाहिए जब पहली बार ही ये हो, पहली बार, या किसी को भी, मतलब दूसरी तरफ मैं हस्बैंड का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, आजकल वो भी बहुत बड़े केसेस आ रहे हैं, तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए? अगेन ये परसेप्शन के ऊपर है कि मैं वायलेंस किसको मानती हूँ, एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि मेरी क्या हद है। अगेन अगर आप लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में देखें, हम देखते हैं कई केसेस हैं जिसमें रोज पिटेगी लेकिन फिर हम उसको अरेस्ट भी करवा देंगे, जेल भी चला जाएगा, खुद ही बेल लेने आ जाएगी 1 हफ्ते के बाद कि नहीं अब छोड़ दो, अब सुधर गया होगा। लेकिन वहीं आप देख लीजिए कोई शी इज़ अ CEO ऑफ अ कंपनी या कोई जज हैं, सीनियर मैजिस्ट्रेट हैं, उनके साथ एक थप्पड़ हो गया, सो वो क्रूएलिटी है उनके लिए। सो अगेन ये मैग्नीट्यूड परसेप्शन के ऊपर पड़ता है। और अगेन जैसे कि दिस लेडी वाज टेलिंग, एक साइकिल है, इट्स अ विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस। वायलेंस के पास देयर विल बी अ लल जिसमें माफ़ी वगैरह होगी, देन देयर विल बी अ कूल पीरियड ऑफ अ गुड रिलेशनशिप एंड देन अगेन वायलेंस। वो ट्रिगर कोई पॉइंट कोई भी हो जाएगा, बट द ओनली थिंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वायलेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एक चाटा था, 2 चाटे हो जाएंगे, फिर आई मीन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो अगर उसको जितनी जल्दी एड्रेस कर लिया जाए उतना अच्छा है। हाउ डू यू एड्रेस इट? गो टू अ मैरिज काउंसलर, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मदद लें, टॉक इट आउट विद फ्रेंड्स। क्योंकि होता है क्या है कि एक वुमेन है, जितनी वो पढ़ लिख जाती है उसके लिए उतना मुश्किल हो जाता है ये बातें शेयर करना, बिकॉज ये बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है उसमें कि मैं इतनी एजुकेटेड, इतनी पढ़ी लिखी, इतने अच्छे ओहदे पर, हाउ कैन आई टेल माई फ्रेंड्स, मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे कि मैं पिटती हूँ। सो एक वो हिडन एक फैक्टर रह जाता है। तो अगर उसको डिस्कस नहीं करते तो उसके सॉल्यूशंस भी नहीं आते हैं। देन अप्रोचिंग द पुलिस, या पहले भी अप्रोचिंग द पुलिस, टेकिंग आवर हेल्प, बिकॉज नाउ वी हैव, हमारे पास ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं ऑन आवर पैनल, सोशल वर्कर हैं, मीडिएटर्स हैं, जो आपको एक अगेन ऑप्शंस देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सो दैट यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सुमन जी, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं ना, उनके मन में एक बात आएगी कि जब ये वायलेंस हो रही है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, आपको अगर फ़ोन जाता है तो क्या ये सिनेरियो जो मेरे सामने एकदम से आया कि पुलिस के सायरन बजते हुए गाड़ियाँ आएंगी और बहुत पूरी पब्लिक में पता चल जाएगा, क्या होता है? आपका पहला कदम क्या होता है? ये कंप्लेनेंट के ऊपर है। अगर वो 100 नंबर पर या 1091 पर डिस्ट्रेस कॉल जाती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर। PCR पुलिस कंट्रोल रूम का व्हीकल जाता है, हमारा वुमेन हेल्पलाइन का जाता है। बट अगर कंप्लेनेंट फ़ोन पर रिक्वेस्ट करती है दैट कि मुझे ये वो स्थिति नहीं है जहाँ मुझे इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो उसमें शी कैन लेटर ऑन, दिन में वो कभी भी नेक्स्ट डे आ सकती हैं हमारे वुमेन सेल में। हर डिस्ट्रिक्ट में भी है, हमारा सेंट्रलाइज भी है दिल्ली में, या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा सकती हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन लिख के रिपोर्ट कर सकती हैं, अपना मेडिकल करवा सकती हैं, या व्हाटएवर उसको ऑप्शन उसकी बताई जा सकती है। एक बहुत अहम बात जो आ जाती है कि वो स्टेप लेने से पहले महिलाएं कई बार बहुत सोचती रहती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, जो हमारी एक ही छत के नीचे रहते हैं उसका क्या होगा, अब उसका और वायलेंट रिएक्शन होगा तो वो किस तरह से डील करेंगे, क्या मेरे पास इतनी एविडेंस है कि मैं प्रूव भी कर सकूं। तो इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि घुट घुट कर मरते ना रहें। इन सब मुद्दों के बारे में सोचें, इसके साथ आप पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। जैसा कि इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हद है, इसके आगे मैं कभी भी नहीं। वैसे सिविलाइज सोसाइटी में देखें तो एक थप्पड़ भी हद है। वो हद जब पार हो रही है तो उस हद के बाद बैठ के खुद बात करने की कोशिश करें आपस में और कारण ढूंढें। और कई बार ये होता है कि अच्छा इस बार हो गया, आगे नहीं होगा। आगे नहीं होगा मतलब कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर क्या। ये सारी बातें आपस में अगर फैमिली में डिस्कस हो सकें, क्योंकि एक और भी बड़ा कारण है कि अगर बच्चे वो चीज़ होते देखते हैं तो उनके ऊपर भी असर पड़ता। या कोई कंट्रोल करके तो मार नहीं सकता ना, अगर धक्का दिया और व्यक्ति गिर गया और बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट हो गई
तो वो भी नहीं कंट्रोल हो सकता। इसीलिए प्लस जो वाइफ है उसके ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा असर होता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि दोनों के लिए ही, अगर एक हस्बैंड है मारा भी, उसके बाद वो भी गिल्ट में जाता होगा, और वो जो वुमेन है उसका जो अपना सेल्फ एस्टीम है वो, जैसे आपने भी कहा कि वो बहुत डाउन हो जाता है। देखिए जो लेडी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो डर में जीती है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या होगा, या कई बार जब वो आ रहे होते हैं तो मन में घबराहट होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी लेडीज़ उसकी वजह से डिप्रेशन में भी जाती हैं, और अब जिस तरह से ट्रेंड्स देखे हैं कि कई उसको कम करने के लिए अपनी इन फीलिंग्स को शराब का या किसी और चीज़ का या पेन किलर्स का सहारा ले सकती हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और जो हैं डिप्रेशंस ख़ास तौर पे वो उनके बढ़ सकते हैं, या रात को नींद ना आना जिसकी वजह से नेक्स्ट डे वो काम पे भी नहीं जा सकती। तो ये कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक विक्टिम जो पिट रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। प्लस व्यक्ति का अपना जो कि पीट रहा है वो गुस्से में आ रहा है, फिर बाद में डिप्रेशन में आ रहा है, फिर उसे खुद नहीं पता कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, वो भी अंदर घुट रहा है। तो वो उन दोनों को इसीलिए उन मुद्दों के बारे में बातचीत करना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में इस साइकिल को ब्रेक किया जा सके। बिल्कुल, हमें जो बात समझ में आ रही है वो ये कि दोनों के लिए ही अच्छा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब जिनसे हमने बात की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सल्यूशंस भी निकाले और अब वो लोगों की मदद कर रही हैं। हम एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। मुझे अपने लिए अकेले ही मुझे स्टैंड लेना पड़ा। मैंने वो एजेंसीज़ की हेल्प से, वहाँ लीगल एड था और इंटरनेशनल वुमेन सपोर्ट सर्विस करके थे ग्रुप्स, डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस होती हैं बाहर, वो इंडिया में भी होती हैं ये सब तरह की चीज़ें। लीगल एड है, डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन है, सब कुछ है। तो उनकी हेल्प से मैंने प्लान आउट करा, उन्होंने मुझे गाइड करा कि किस तरह आपको छोड़ना चाहिए है। मैंने धीरे धीरे, ताकि उनको शक ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालना शुरू करा। ज्वेलरी बाहर मैंने अपने फ्रेंड्स को दी, उनको मैंने थ्रेट भी दी थी पुलिस की, और ये बता दिया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से टच में हूँ और वो मुझे अब नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो उनको भी लगा, वो भी मंजूर कर चुके थे कि हाँ डिवोर्स होगा। मैंने फिर इंटरनेट पे फोरम्स वगैरह में लिखना शुरू करा और लोगों से बात करने की कोशिश करी। काफ़ी औरतें थीं, कुछ आदमी भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे। बहुत लोगों ने बचपन में ये सब चीज़ें सही हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू, उनके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू या कुछ इस तरह से उनके साथ शेयर करा। मैंने फिर एक प्रोफेशनल काउंसलर के साथ बात करी, उनको अप्रोच करा। उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे, एंड मेरी माइंडसेट जो है वो बहुत ही चेंज हुआ कि मुझे इस विक्टिम मोड में नहीं रहना है, मुझे आगे ज़िंदगी देखनी है। तो क्या करना चाहिए, कैसे हस्बैंड को भी काउंसल किया जाए? क्या डर डाल के उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है? आई डोंट थिंक सो। कि कई बार महिलाएं हमारे पास आती हैं, अभी तो हम सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं, देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस आल्सो। अब जैसे वुमेन जो काम करने बाहर जाती हैं, जनरली फर्स्ट एलिगेशन इज़ ऑफिस में किसके साथ अफेयर है, किसके साथ तुम बैठी थी, किसके साथ चाय पी थी, एंड ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड एलिगेशंस जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। तो उसका मतलब बाहर जाना भी, और फिर धीरे धीरे उसके सारे फ्रेंड्स हैं, उसको आइसोलेट करने का एक टेंडेंसी रहता है। शी कांट स्पीक विद एनीवन, कोई भी क्लोज रह ही ना पाए। सो आइसोलेशन वाली स्टेज हो जाती है। और फिर मैं कहती हूँ कि पुलिस के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डर के साथ ये इतना इंटीमेट रिश्ता डर के साथ नहीं चलाया जा सकता। इसमें जब तक एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ना हो, वे यू कैन एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप ना हो, तो वो आधी अधूरी है। दैट रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। जो हम एनविसर्च करते हैं एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो व्हाई स्टे इन इट? उसका पर्पस क्या है? तो देन यू आर स्पॉइलिंग योर लाइफ। आप ईच एंड एवरी डे, एक दिन आपको फालतू नहीं मिल सकता। इफ़ यू हैव टू लिव, एक दिन एक क्षण भी आपको फालतू नहीं मिल सकता, एंड आप उसको एक बिटर रिलेशनशिप में वेस्ट किए जा रहे हैं। सो आई वुड से लेट गो। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।
बिल्कुल। सुबह नलवा जी, डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच। आज जो हमने जिस मुद्दे पर बात कर पाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी वायलेंस का नाम नहीं, ज़िंदगी खुशी और प्यार का नाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात जो बिल्कुल इस पूरी बातचीत से समझ कर सामने निकल कर आई है कि अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं या किसी भी रिश्ते में हैं, अगर वायलेंस आपकी नेचर बन गई है तो आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आपको उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ अगर आप विक्टिम हैं तब भी आप अपने स्पाउस की मदद नहीं कर रहे हैं, ये सह के, अपनी तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, लेकिन ना उनकी मदद कर पा रहे हैं ना परिवार की मदद कर रहे हैं, तो ये बॉल इज़ इन आवर कोर्ट। हमारे अपने पास सॉल्यूशंस हैं, डिसीजंस हमें खुद लेने हैं। डिसीजंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ अपने कदम उठाने हैं। मन में कोई बात है, कोई सवाल उठ रहा है इस मुद्दे को लेकर, या फिर जीवन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contact@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार, अपनी हद खुद तय करें और किसी को इसका उल्लंघन ना करने दें। हिंसा को अपने रिश्तों में पनपने ना दें, शुरू में ही इसका विरोध करें। अपनी पीड़ा किसी करीबी व्यक्ति को बताने में शर्म महसूस ना करें। हिंसक व्यक्ति अपना व्यवहार खुद ही बदल सकता है। जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में ना हिचकिचाएं। अगर हिंसा ना रुके तो अपना जीवन बर्बाद ना करें, उस रिश्ते से बाहर निकलें। वायलेंस इज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल एंड कैन नॉट बी एन एक्सेप्टेबल वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ रिलेशनशिप। इस वक्त आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।